हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलियन का लेक्चर नंबर 10 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो द्रवों के अणुसंग गुणधर्म पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन। गाइस, इससे पहले हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पर आधारित काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन हुआ, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं सेकंड चैप्टर से, और क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित भी न्यूमेरिकल बने हैं। लास्ट ईयर को देखा जाए 2020 में ही काफ़ी न्यूमेरिकल बने थे, 2019 वाले में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स बने थे। इसलिए सभी लोग इस लेक्चर को पढ़ने के साथ साथ में समझने पे ज़्यादा जोर देना। अगर समझेंगे तो सभी न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर जाएंगे, चुटकियों में कर जाएंगे, ये बात समझ लेना सभी लोग, और बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इस लेक्चर में 2-3 न्यूमेरिकल करा दिया जाए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आए आप कर सकें यहाँ से। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको इस लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए, इसी लेक्चर्स नहीं, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए सभी का पीडीएफ मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक के जरिए जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गाइस आप इस बेंजीन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आप सभी के लिए 100% फ्री है। ये आपको अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर मिलेगा, जहाँ पर आपको डेली क्लास का जो पीडीएफ होता है एक साथ दिया जाता है। जैसे चैप्टर 1 हो गया तो चैप्टर 1 का पूरा पीडीएफ एक साथ आपको वहाँ पे अपलोड मिलेगा बेंजीन बैच में। साथ साथ में जल्दी मैं आपको वहाँ पर असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? इस बेंजीन बैच में। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना एकदम फ्री में। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है बेंजीन बैच में कैसे ज्वाइन करें, उसमें देख लेना। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, आप आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर, टेलीग्राम नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर आप कॉल करके, या कॉल नहीं टेलीग्राम करके आप वहाँ पर टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट डेली डेडिकेशन के साथ में हमसे जुड़कर पढ़ रहा है, सभी लोग क्लास में सबसे पहले कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। सभी लोग सबसे पहले प्रेजेंट सर लिखें और संकल्प लें कि सभी क्लास में आप प्रेजेंट होंगे जब तक कि पूरी तैयारी नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक लेक्चर देखकर या एक चैप्टर को पढ़कर आप 90% कभी नहीं ला सकते हैं। 90% लाने के लिए आपको सभी लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा, एक एक लेक्चर को आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरी सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपका 90% आए। अगर आपको चाहिए तो इतना मेहनत करिए और आपकी पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए सभी लोग हेडिंग कर लीजिएगा क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन जानने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्रवों का अणुसंग गुणधर्म पढ़ रहे थे। द्रव का अणुसंग गुणधर्म क्या होता है? द्रवों के वे सभी गुणधर्म जिसमें द्रवों की में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। किसमें? द्रवों के वे सभी गुणधर्म जो द्रवों में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं? द्रवों के अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? द्रव के अणुसंग गुणधर्म पढ़ रहे हैं, के अणुसंख्य गुणधर्म। क्या? गुणधर्म, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। द्रवों के अणुसंग गुणधर्म क्या होता है? किसी भी द्रव, किसी भी विलयन का वे सभी गुणधर्म, क्या? वे सभी गुणधर्म, वे सभी गुणधर्म जो द्रव में उपस्थित, उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं? द्रव के अणुसंग गुणधर्म कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने आपको बताया था ये 4 प्रकार का होता है। एक तो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन होता है। दूसरा होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक है, और तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, चौथा होता है पराशर दाब। आज हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्वथनांक में उन्नयन को। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग कर लीजिएगा क्वथनांक में उन्नयन। पिछले लेक्चर में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को मैं बता दिया हूँ। ठीक है, हेडिंग करिएगा क्वथनांक में उन्नयन। क्या हेडिंग करना है आप सभी को? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है,
इसको आप हेडिंग कर लेना। सबसे पहले ये आप लोग बताना कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक क्या होता है। देखिए क्वथनांक क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे ऐसा टेम्परेचर जिसपे पूरा जल जो है या कोई पूरा द्रव उबलने लगे, उसे क्वथनांक कहेंगे। हाँ, ये बच्चों वाला डिफिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बच्चों वाला डिफिनेशन है। आप 12th में पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड आपका लंबा हो चुका है, ऊंचा हो चुका है, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से इसका डिफिनेशन देना चाहिए। डिफिनेशन क्या आपको देंगे क्वथनांक में, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। क्या देंगे क्वथनांक, सबसे पहला पॉइंट आप क्वथनांक का परिभाषा लिख डालिए। किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, क्या है, वह क्वथनांक जो है वह ताप है जिस पर देखिए किसी भी द्रव का क्वथनांक जो है वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय वाष्प दाब क्या हो, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि क्वथनांक जो होता है, किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का जो है दाब, द्रव का क्या हो, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यह आपको डेफिनेशन याद रखना है। यानी किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सभी लोग एक बार डिफिनेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मैं आपको बता रहा हूं द्रव का क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। तो ये कोई भी विलयन है या कोई भी विलायक है, कोई भी विलयन है। अगर विलयन में देखिए ये जो क्वथनांक होता है, द्रव का क्वथनांक जो होता है जल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है जल के लिए, जल के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात को समझना सभी लोग, बात को यहाँ पे समझना सभी लोग, क्या समझना है बात को समझिए सभी लोग। यहाँ पे देखिए किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन है, यहाँ पे विलयन है, विलयन में जब हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, तो किसी भी विलयन में जब हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब में क्या होता है, अवलंबन होता है। वाष्प दाब क्या होता है, घटता है, वाष्प दाब कम होता है। विलयन के वाष्प दाब में क्या होता है, वाष्प दाब में कमी होता है, तो तथा इसके क्वथनांक में वृद्धि होता है। इसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात को समझिए सभी लोग। तो ये किसी भी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए, मान लीजिए आपका यह विलयन है, जिसमें आपका अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए। इसमें मिलाने से क्या होगा, इस द्रव का वाष्प दाब में कमी होगा, जिससे इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। यानी किसी भी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब में कमी हो जाती है, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है तथा इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। डिफिनेशन सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी भी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में उसकी कमी हो जाती है, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है तथा क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं इसे, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई भी विलयन है उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए तो वाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्वथनांक में वाष्प दाब में कमी होने के कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है वह क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसीलिए मैं आपको डिफिनेशन पहले बताया, यानी द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब देखिए द्रव का वाष्प दाब में कमी हो गया तो क्वथनांक अपने आप वृद्धि हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए वाष्प दाब में कमी हो जाएगा, कब कमी होगा, जब उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं। कोई भी विलयन है, विलयन में जब अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो गई। जब कमी हो गई तो टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक वृद्धि हो जाएगी।
और इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। मैं एक ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ग्राफ कुछ कोई नहीं बताता है, अगर एग्जामिनर के सामने आप ग्राफ बना दिए ना तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफ क्या इसका बनेगा, बात को समझना सभी लोग, जाने दीजिए, नहीं बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, लास्ट में बता देंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग बता देंगे ग्राफ आपको। देखिए कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एक विलयन है, मानते हैं विलयन का शुद्ध अवस्था में, विलयन कोई विलयन है, ग्राफ में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बात समझना यहाँ पर, कोई भी विलयन है, विलयन का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, विलयन का शुद्ध अवस्था में इसका क्या है, जो शुद्ध अवस्था में क्वथनांक क्या है यहाँ पर, विलयन का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक क्या है, TB है। ठीक है, T0 भी है, T0 भी है। विलयन का शुद्ध अवस्था में क्वथनांक T0 भी है। विलयन का अशुद्ध अवस्था, विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात क्वथनांक, विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद यानी पश्चात क्वथनांक, इसका क्या हो जाता है, T हो जाता है, TB हो जाता है। बात को समझना, प्रारंभिक क्वथनांक क्या था, T0B था। बाद में जब इसमें मतलब जो इसमें आप लोग क्या अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए तो TB हो जाएगा। तो जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसके वाष्प दाब में वृद्धि क्या हुआ है। सीधी सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो कितना वृद्धि हुआ है, कैसे बताओगे आप। फिर से मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए पहले इसका जो है शुद्ध अवस्था में इसका क्वथनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, अशुद्ध अवस्था कर दिए, इसमें कुछ मिला दिया आप लोग, तो इसका क्वथनांक जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो जरा बताइए कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, कितना उन्नयन हुआ, क्या करोगे, 40 माइनस 30 करोगे, यही करोगे ना, 40 माइनस 30 करोगे, बोलिए यही तो करोगे आप लोग, 40 माइनस 30 करोगे। ठीक है, तो वही करोगे, मतलब 40 माइनस 30 का मतलब TB माइनस T0B करोगे, यही करोगे ना, 40 का मतलब T0B और ये TB, और ये क्या हो जाता है आपका क्वथनांक में उन्नयन, ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन। ये क्या हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन, TB माइनस T0, ये क्या हो गया क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, TB माइनस T0, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, TB माइनस T0, TB0। ठीक है, ये हो गया, यानी कि प्रारंभिक टेम्परेचर T0 था, इसको जब मैंने इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो टेम्परेचर TB हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन कितनी वृद्धि हुई है, TB माइनस T0। इसको हम लोग डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B, ये हो गया। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये क्वथनांक में उन्नयन के बराबर है। ठीक है, अब आपके प्रयोगों द्वारा देखा गया है, क्या देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, प्रयोग द्वारा। अब यहाँ से आपके पूरे न्यूमेरिकल बनेंगे, प्रयोगों द्वारा देखा गया है, क्या देखा गया है, देखा यह गया है कि जो TB है, ये डेल्टा TB है, यह आपका प्रोपोर्शनल होता है यम के, यानी मोललता के। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, अगर आप मोललता नहीं पढ़े होंगे, मोललता के क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो इसके क्वेश्चन करने में समस्या आएंगी, अगर किए होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, डेल्टा TB क्वथनांक में जो उन्नयन होता है यह मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ये किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। आपको मालूम है इस डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KBM। यहाँ पर जो है आपका KB है, ये जो KB है, इस KB को क्या कहते हैं, एक नियतांक है जिसे हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक।
मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या फिर केबी को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका एक और नाम है, एक और नाम इसका क्या? क्वथन मापी स्थिरांक, क्वथन मापी स्थिरांक, क्वथन मापी स्थिरांक। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बनने शुरू होंगे। हमने क्या बताया कि जब कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? वह ताप होता है जिस पर उस पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को क्या कहते हैं? विलयन का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब किसी भी विलयन में हम लोग क्या करते हैं? अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं जो वाष्पित न हो, जो क्वथनांक विलयन को छोड़कर भागे नहीं, वाष्प न हो, ऐसे पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब में कमी हो जाती है। कमी होने के कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। हमने माना कि शुद्ध अवस्था में क्वथनांक dB था, क्या था? यह TB था, T0B था। इसमें जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के पश्चात इसका क्वथनांक TB हो गया। क्या हो गया? TB हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाया था। क्या? ये मान लीजिए 40 था, ये 30 था, तो 40 में से 30 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर मतलब T0B, ये नॉट बी हो जाएगा, T0B माइनस TB, ठीक है, सॉरी T माइनस T0B हो जाएगा। ठीक है, ये वाले में से इसको हमने घटा दिया, ये वाले से हमने इसे घटा दिया। अब जरा सोचिएगा, ये जो होता है क्वथनांक उन्नयन TB0 से प्रदर्शित करते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसमें मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। क्योंकि ये मोललता के चिन्ह समानुपाती का चिन्ह है, इसे मुझे हटाना है। हटाने के यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन साथ में केबी का एक कांस्टेंट लगा देंगे। केबी जो होता है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है या क्वथन मापी स्थिरांक होता है। ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। चलिए आगे हम लोग ये क्वथन मापी स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक का डिफिनेशन समझते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या हेडिंग करना है आपको? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या हेडिंग करना है आपको? मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक। स्थिरांक या फिर क्वथन मापी स्थिरांक। ठीक है, अब तो क्वथन मापी स्थिरांक, जिसे हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? केबी से प्रदर्शित करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है ये एग्जाम में पूछता है। साथ साथ में वह फार्मूला बताऊंगा जिस फार्मूला पर आधारित इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आप करोगे। ठीक है, तो ये इसका डिफिनेशन क्या होता है? देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय 1 मोल घोलने पर, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांकीय स्थिरांक। देखिए, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, यह आपका विलायक हुआ। ठीक है, इसमें 1 मोल विलेय मिला दिए। 1 मोल विलेय को मिलाने के बाद उसके क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांकीय स्थिरांक। यानी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कोई विलायक है, उसमें 1 मोल अगर हम विलेय मिला दें तो उसके क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होगी, पूरे विलायक के क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होगी उसे क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांकीय स्थिरांक। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में, देखिए 1 किलोग्राम क्या हो गया आपका? विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं?
मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथनांक को क्वथन मापी स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, बात समझ आया। 1 किलोग्राम या फिर 1 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल, विलय का कितना मोल, 1 मोल मिलाने के पश्चात विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं या क्वथन मापी स्थिरांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक या फिर क्वथन मापी स्थिरांक कहते हैं। अब मैं आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक का मात्रक बताता हूँ। केबी का मात्रक, मात्रक क्या होता है, केबी का मात्रक अभी आप निकाल सकते हैं, फार्मूला मैं अभी बताऊंगा आपको। केबी का मात्रक क्या होता है, केबी का मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम ग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केबी का मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो समझना सभी लोग फिर से एक बार कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम में विलय का, किसी भी विलय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। अब देखिए आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, स्मॉल m इज इक्वल टू, जो कि फार्मूला आपका इसी से बना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी यम यानी मोललता। अगर आपको मोललता आता है तो आपको केवल यही फार्मूला याद करने की जरूरत है। अगर मोललता नहीं आता है तो क्वेश्चन करने के लिए यह वाला फार्मूला याद करने की जरूरत है। ठीक है, इस फार्मूले में क्या है, यम स्मॉल यम इज इक्वल टू 1000 क्या 1000 के बी इंटू, ठीक है, के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान देखिए 1000 के बी डब्लू अपान क्या होगा, डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्लू। यह आपको फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले पर सभी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। देखिए यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार। केबी क्या है, केबी है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है क्या, केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केबी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्लू क्या है, विलय का क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, विलय का ग्राम में भार। कैपिटल डब्लू क्या है, बताइए जरा, कैपिटल डब्लू क्या है आपका, विलायक का भार, क्या है, विलायक का भार। कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार। और डेल्टा टीबी क्या है, टीबी आपका है क्या है आपका, क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। यानी आपके इस क्वेश्चन में ये सभी चीज़ें हैं। आपके एग्जाम में देखिए क्या होगा, इसमें से कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 पॉइंट्स आपको दिए होंगे। कभी कभी डेल्टा टीबी इस तरह से भी दे देता है कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर यह था, मान लीजिए स्टार्टिंग टेम्परेचर T0 भी था और कुछ मिलाने के पश्चात, स्टार्टिंग में क्या था, T0 भी था, कुछ मिलाने के पश्चात इसका टेम्परेचर T भी हो जाता है। या इसी तरह से कर देगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, मिलाने के बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन देगा तो टीबी निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस फार्मूले में सभी चीज़ों को क्वेश्चन से पुटअप कर देना, डालकर आंसर आ जाएगा। ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया, आपको इस फार्मूले में सभी जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस 5 चीज़ों को रखेंगे तो आपका इसमें से देखिए 5 चीज़ों में से 4 चीज़ें आपको दी रहेंगी। आपको ये भी दे सकती है, ये भी दे सकता है, ये भी, तो इसमें से डब्लू पूछ सकता है, या सब चीज़ें देखकर आपको के भी पूछ सकता है, या फिर यम पूछ सकता है। 4 चीज़ें दिया रहेगा क्वेश्चन में, उन्हीं 4 चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद 5वीं चीज़ जो पूछा होगा उसको आप इजीली निकाल सकते हो। आप साइंस के स्टूडेंट हो और इतना पढ़े हो, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए, तो गाइस देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आप सभी के सामने लिखे गए हैं और इन 2 क्वेश्चंस में आपको हद तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को ये दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वह फार्मूला लिखेंगे जो फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या फार्मूला बताया था? यम, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, स्मॉल यम इज इक्वल टू 1000 के बी डब्ल्यू, ठीक है। के डब्ल्यू नीचे देखिए, यम इज इक्वल टू क्या है? 1000 के बी डब्ल्यू, 1000 के बी डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब देखिए यहाँ पर 1000 के बी डब्ल्यू, देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग, आपको मैंने पूरी चीज़ें बता दिया हूँ। ये आपका अणुभार है, मैंने आपको बताया था, ये आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ये आपका क्या? विलेय का भार है, विलेय का भार है। मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा आप नहीं बता सकता था, लेकिन ताकि आपको अच्छे समझ में आए, कुछ लोग भूल गए होंगे। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है, भार, विलायक का भार। और डेल्टा टीबी क्या है आपका? क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है। ये डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इस डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिन्हें अगर विलेन की मोललता ज्ञात करने आता है, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मोललता, के बी मोललता। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने पर आपको मोललता आनी चाहिए। अगर मोललता आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं आता तो इस फार्मूले में सभी पॉइंट्स को नाम यहाँ पर दीजिए। इसमें से 5 पॉइंट्स दिए, जिसमें से 4 का आपको मान दिया होगा, 5वां का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक अवाष्पशील पदार्थ है। क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है, जिसका 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू का मान दिया गया है। कैसे जानेंगे कौन स्मॉल डब्लू है कौन कैपिटल डब्लू है? सीधी सी बात है, जिसका मान स्मॉल वह स्मॉल डब्लू। 2.5 ग्राम कम है तो आंख मूंद कर स्मॉल डब्लू का मान 2.5 ग्राम देखेंगे, ठीक है। कैपिटल डब्लू का मान देखते हैं। कैपिटल डब्लू का मान विलायक का भार 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। अब आपको क्या दिया है? घोलने पर क्वथनांक में क्या होता है? 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। मतलब डेल्टा टी बी कितना? 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई, ठीक है। बेंजीन के लिए के बी का मान कितना है बेंजीन के लिए भाई? 2.76 है, ठीक है, के बी का मान। तो पदार्थ का अणुभार मतलब स्मॉल यम का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। मैंने आपको कहा था ना, इन 5 चीज़ों में से आपको 4 चीज़ें देंगी, 5वां चीज़ पूछेंगे। अब आपको सबका वैल्यू यहाँ पे रखना है फार्मूले में, क्योंकि आप जानते हो स्मॉल यम इज इक्वल टू जो फार्मूला है, इस फार्मूले में रखना है 1000। यहाँ पे क्या स्मॉल डब्लू का मान लिखना है? 2.5। नीचे क्या रखना है आपको? देखिए डेल्टा टीबी का मान रखना है, कितना है? इंटू ये के बी का भी मान रखना है 2.76 है। नीचे क्या लिखना है आपको? के बी हो गया। डेल्टा टीबी क्या है आपका? 0.4, ठीक है, ये डेल्टा टीबी है। कैपिटल डब्लू है आपका 100, ठीक है, 100। अब इसे रखकर आप सभी लोग सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है, बस इतना ही करना है। अगर आपको क्वेश्चन में क्या होता है, इन 5 चीज़ों में से 4 चीज़ों का मान देता है, एक चीज़ पूछता है, आपको यह फार्मूला याद है तो आप लोग कर सकते हो। फार्मूले कैसे याद करोगे? अपने हाथों पे यहाँ पे लिखिए, ये फार्मूला अपने हाथ पर लिखिए, यहाँ पर सभी लोग 10 बार देखिए, कमेंट बॉक्स में फार्मूला लिख डालिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? 3 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम जल। अब सबसे सीधी सी बात, जिसका मान स्मॉल वह स्मॉल डब्लू, यहाँ पे स्मॉल डब्लू कौन हो जाएगा? 3 ग्राम, ठीक है। कैपिटल डब्लू कौन होगा? जिसका मान अधिक है, 100 ग्राम, ठीक है, कैपिटल डब्लू 100 ग्राम, ठीक है। जल का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। क्वथनांक, जल के क्वथनांक में आपका उन्नयन ज्ञात करना है, ठीक है, यानी डेल्टा टीबी को ज्ञात करना है। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी होता है, इसको ज्ञात करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है? टीबी, केबी का मान क्या है आपका? 0.52, ठीक है, केल्विन केजी प्रति मोल, केल्विन केजी प्रति मोल जल के लिए केबी का मान है, ठीक है। यानी स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू और केबी का मान दिया है। अब देखिए यूरिया घोला गया है, यानी इसमें यूरिया घोला गया है, यूरिया। अब यहाँ पर आपको स्मॉल यम का मान नहीं पता है,
यूरिया के लिए आपको स्मॉल m का मान पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे पता? आपको मालूम है यूरिया का फार्मूला क्या होता है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। NH2CO NH2, ठीक है। उस यूरिया के फार्मूला से आप यहाँ पे अणुभार ज्ञात करोगे तो आपके पास जो अणुभार होगा निकल जाएगा। अणुभार निकलने के बाद आप सभी के पास यहाँ पे 1 2 3 3 4 क्वांटिटी आ गया। डेल्टा टीबी का मान पूछा रहेगा, आप टीबी को इधर उधर करके आंसर ला देना। जरा सभी लोग इस क्वेश्चन को करना और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना, मैं जानना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में तो आप तुरंत के तुरंत क्लियर कर लेना मुझसे कॉल करके टेलीग्राम पर। टेलीग्राम नंबर ये है 930-577-1375। 9-10 बजे के बाद राइट में मैं फ्री रहता हूँ, कॉल करना, मैं रिसीव करूँगा टेलीग्राम पर। कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए आप लोग मैसेज कर देते हो, अब मैसेज से कैसे उसका आंसर देंगे यार? आप कॉल किया करो। क्या हुआ? कॉल किया करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है टेलीग्राम पर कॉल किया करो। टेलीग्राम पर करना है कॉल, मैं कॉल वहाँ पे खोला हुआ। कॉल आपको दिन भर लगेंगी, लेकिन दिन भर में सभी टाइम मैं नहीं लिया रहता हूँ। लेता हूँ कब? 9-10 बजे रात को, उसके बाद 9 बजे के बाद मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान देना, कॉल कर लिया करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लिया करो, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद। चीज़ें समझ में आई होंगी क्वोटिएंट मूल्यांकन, मैं उम्मीद करता हूँ। यही फार्मूला आपको याद रखना है, केवल इस फार्मूले को। सभी लोग इस फार्मूले को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो 2 से 3 बार, ताकि आप सभी को याद रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।